हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना सेट नंबर 4, जिसमें हम हर बार की तरह डिस्कस करेंगे 150 प्रश्न में से 75 प्रश्न और बाकी के 75 प्रश्न जो कि होंगे आपके मैथ और रीजनिंग के, उसे मैं आपके लिए छोड़ूंगा और आप उन प्रश्नों के डिस्कशन हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। और जो हमारा पहला प्रश्न है ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें से जो पहला 3 बातें बताई गई हैं, इसे तिब्बत में तसंगपो और चीन में यारलुंग जांगबो कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट जो इसमें बताया गया है, कहा गया है कि चमायुंग डुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। तीसरा नंबर जो पॉइंट कहा गया है कि फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जहां इसे पदा कहा जाता है। तो तीनों बात में से कौन सा बात सही है, आपके यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन तीनों ऑप्शन को देख के अपना तर्क दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। यहाँ से यह दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्व की ओर अनुदैर्ध्य रूप से यात्रा करता है, जहाँ इसे तसंगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ शोधक है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए यह अपने मुख्य बाएं किनारे की सहायक नदियों में से जल प्राप्त करती है, जैसे दिबांग या सिकांग और लोहित। उसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का धुबड़ी के पास बांग्लादेश में प्रवेश होता है और दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में तीस्ता इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, जहां से इस नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। तो मैंने इस प्रश्न से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट बताए। तो इसमें से जो तीसरा नंबर आपका ऑप्शन है, तीसरा नंबर ऑप्शन जिसमें कहा गया है कि 1 और 2 बात सही है, तो हाँ, ये बात सही है। ये अगला प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है क्या कि 1 मिनट, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो दूसरा नंबर प्रश्न आपको भी ठीक दिखेगा। वो था कि बड़ा सा क्वेश्चन था तो पूरा एक ही बार में दिखना चाहिए था, इस कारण से मैंने उसको जूम आउट किया था। इस प्रश्न में मैं जूम इन कर लिया हूँ मैं। तो हाँ, ये अब ठीक है, ठीक है, हाँ अब ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। कहता है कि भाई सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा हुआ है, यह बात आप जानते हैं, और इसके अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन आंतरिक भाग में होने वाले आणविक संघातों से होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अनुमानिक ज्ञान के अनुसार सूर्य प्रति सेकंड हाइड्रोजन का लगभग 10 अरब पाउंड उपयोग करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये दूसरा नंबर ऑप्शन यानी कि हाइड्रोजन आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म लगभग 370 ईस्वी में मक्का के अरेबियन शहर में हुआ था। वह इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार वह एक पैगंबर और परमेश्वर के दूत थे, जिन्हें आदम, अब्राहम, मूसा, यीशु
और अन्य पैगंबरों द्वारा पूर्व में दिए गए एकेश्वरादात्मक उपदेशों को प्रस्तुत करने और उसकी पुष्टि करने के लिए भेजा गया था। तो इस अनुसार इस तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मक्का में हुआ था उनका जन्म, मोहम्मद पैगंबर का। अच्छा, कब हुआ था? तो 370 में, याद रखेंगे। अगला पुस्तक का है शायद, हाँ, लियो टॉल्स्टॉय की ये पुस्तक है ना, वार एंड पीस। चलिए ठीक है, तो आपको तो पता चल ही गया वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय दूसरा नंबर ऑप्शन इसका तो सही जवाब हो ही जाएगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं ये जो लियो टॉल्स्टॉय है ना, एक रसियन लेखक थे, है ना, और इन्होंने यह पुस्तक 1868 में लिखी थी। ये याद रखिएगा, है ना, कि भाई रूस से थे ये, और 1868 ये जो डेट है ये याद रखिएगा कि वार एंड पीस पुस्तक जो लिखी गई थी 1868 में लिखी गई थी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, और ये रूस के निवासी थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात के समय कौन सा ग्रह आपको लाल दिखता है? तो रात के समय वायुमंडल में प्रलंबित जंग लगी धूल के कारण दूरी से देखने पर मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है या इसमें जंग के कण होते हैं। निकट से देखने पर यह बटरस्कॉच के समान दिखाई देती है। सतह के अन्य सामान्य रंगों में सुनहरा, भूरा, हरा और टैन शामिल है जो खनिजों पर निर्भर करता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। आपसे केवल और केवल यही पूछा था कि कौन सा ग्रह लाल देखने में प्रतीत होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। कहता है क्या कि भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो अधिकांश क्षेत्र घने वनों के लिए हैं भाई, तो ऐसा कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा जुलाई 2014 में जारी की गई भारतीय वन रिपोर्ट और 2013 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश 20,828 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक घने वन वाला सबसे बड़ा क्षेत्र था। 8,720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र है। 77,522 वर्ग किलोमीटर वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद 67,321 वर्ग किलोमीटर घने क्षेत्र वाला जो अरुणाचल प्रदेश है ये दूसरे स्थान पर हो जाता है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो है सही जवाब ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। पूछ रहा है कि भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र घने वन वाला हो, तो राज्य पूछ रहा है तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न होगा वो हम देख लें थोड़ा। हाँ, इस प्रश्न जो छठे नंबर प्रश्न में ना थोड़ा सा डाउट ये हो जाएगा आपको कि हाँ मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन हमारी बातों को अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको आप नेशनल हाईवे NH के नाम से जानते हैं, इसकी लंबाई इस प्रकार से है कि NH1 जो है 535 किलोमीटर, NH2 1214 किलोमीटर, NH3 427 किलोमीटर और NH4 230 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जिसको NH2 कहते हैं, जो सामान्यतः दिल्ली से कोलकाता मार्ग को संदर्भित करता है, दिए गए विकल्पों में सबसे लंबा राजमार्ग है, ये याद रखेंगे आप। तो यह NH यानी कि नेशनल हाईवे 91 एवं NH1 के साथ मिलकर ऐतिहासिक GT रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से आप जानते हैं, एक बड़ा भाग का निर्माण करता है। यह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करता है, मतलब एक साथ जोड़ लेता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, यानी कि NH
2। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1214 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। भाई ये तो बहुत मस्त था। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय ऑफ एवर, पंक्ति किसने लिखी है? तो ये पंक्ति आपके लिखे हैं तीसरे नंबर ऑप्शन वाले भाई साहब रविंद्रनाथ टैगोर भैया। दूसरा नंबर ऑप्शन है जॉन किट्स, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। मैं बता दूं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर जॉन किट्स द्वारा लिखित कविता एंडीमियन को आरंभिक पंक्ति, एंडीमियन की आरंभिक पंक्ति है, मतलब शुरू वाली पंक्ति में ही यह लिखा गया है, जिसे सर्वप्रथम 1818 में प्रकाशित किया गया था। एंडीमियन क्रमशः लघु और गुरु चरणों वाले पंच चरण के लयबद्ध दोहों में लिखा गया है। इसे ओजस्वी दोहों के रूप में भी जाना जाता है। किट्स की यह कविता यूनानी पौराणिक कथा एंडीमन पर आधारित है, एंडीमियन पर आधारित है। इसमें चंद्रमा देवी सेलिन एंडीमियन नामक चरवाहे से प्रेम करती थी, इसके बारे में इसमें दिखाया गया है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब तीसरा नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ें। म्यांमार का पूर्वकालिक नाम आपसे पूछा गया है, म्यांमार का पूर्वकालीन नाम पूछा गया है। तो 9वां नंबर प्रश्न के बारे में अब सुनिए कि म्यांमार को आधिकारिक रूप से गणतांत्रिक म्यांमार संघ के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्व में वर्मा के नाम से जाना जाता था। 1889 यानी 89 में सरकार ने आधिकारिक रूप से देश का अंग्रेजी नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार कर दिया। म्यांमार और बर्मा दोनों नामों की उत्पत्ति का आधार ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्म देश से हुआ है। ये बात आप समझ जाएंगे कि वर्मा यानी कि म्यांमार का जो पूर्वकालिक नाम था वो बर्मा था। ये 1989 में सरकार ने इसको बदल करके म्यांमार कर दिया था। ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल से संबंधित ये प्रश्न है। कहता है क्या कि ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ताजमहल कला जगत को शाहजहां की अनुपम देन है। उस्ताद अहमद लाहौरी इस मकबरे का मुख्य स्थापत्यकार थे, जिसे शाहजहां ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की और इसका प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा था। ये बात आप याद रखेंगे और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इस अनुसार आप इस प्रश्न को VVI वाले कैटेगरी में ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये प्रश्न VVI है। ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी उस्ताद ईसा ने, ठीक है। इसके प्रधान मिस्त्री थे, ठीक है। और इसको भाई उस्ताद अहमद लाहौरी ना स्थापत्यकार थे, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी अगर इसके स्थापत्यकार के बारे में पूछ दे तो उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रधान मिस्त्री की बात की जाए तो वो उस्ताद ईसा हो जाएंगे। और ये ताजमहल बनाया था किसने? तो शाहजहां ने बनाया था। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हरित स्थल जिसको आप ग्रीनलैंड कहते हैं, इसके बारे में कहता है कि बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ महाद्वीप है, बड़ी बर्फ की चादर है, बर्फ से ढका उच्च पठार है, निम्न पठार है। क्या है यह हरित स्थल जिसको ग्रीनलैंड कहते हैं आप? तो ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह अपने क्षेत्रफल के 80% भाग में बर्फ से ढका हुआ है। याद रखेंगे आप 11 नंबर प्रश्न का। इस अनुसार जो जवाब होगा दूसरा नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब मैं आपको 12 नंबर प्रश्न बता रहा हूँ। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? 24वां, 42वां, 24वां, 46वां। तो आपको बताने हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। मैं बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन जो कि
1976 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो इस अनुसार जो हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है ताजमहल के बारे में। फिर से ताजमहल बनवाया था, किसने बनवाया था? मुमताज महल ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तो मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही बता चुका हूं कि ताजमहल का निर्माण जो हुआ था वो 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर हाथी दांत के सामने सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शाहजहां, 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद के 2 सत्रों के मध्य का अंतराल आपसे पूछा गया है। संसद के 2 सत्रों के मध्य का अंतराल आपसे पूछ दिया कि कितना होता है, 3 माह से अधिक, 6 माह से अधिक, 9 माह से अधिक, 1 वर्ष से अधिक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार दोनों सदनों की बैठक का आयोजन कर सकता है, लेकिन 6 महीने के एक सत्र में अपने समय तक चलने वाली बैठक में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अगले सत्र में अपनी पहली बैठक के लिए तिथि की घोषणा करेगा, यह बात कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 6 महीना, यानी 6 महीना से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये संसद के दोनों सत्रों में डिफरेंस है भाई समय के बारे में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या ऐसी कोई सीमा नहीं। तो 15 नंबर प्रश्न के बारे में जो कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह 35 वर्ष की आयु और लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता प्राप्त न कर ले। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु संविधान में किसी प्रकार की अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है और निम्नतम की बात नहीं, यानी कि न्यूनतम की बात की जाए तो 35 वर्ष का कहा गया है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो नहीं कहा गया है इसके बारे में। तो 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन, यानी ऐसी कोई सीमा नहीं है। निर्धारित की अधिकतम आयु आपसे इस प्रश्न में पूछी गई थी, तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, निम्नतम आयु 35 वर्ष। आगे बढ़ेंगे तो अगला जो है हमारा प्रश्न कहता है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है ये आपको बताना है। नेहरू है, राजा जी हैं, पटेल हैं, कामराज है, ऐसा कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को नए और स्वतंत्र 562 राजसी राज्यों को एक करते हुए एक अखंड भारत का निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। इसी संदर्भ में उनकी तुलना जर्मनी के ऑटो वान बिस्मार्क से की जाती है। बिस्मार्क ने 1860 में जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी के आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को 562 राजसी राज्यों को एक करने के काम के लिए बिस्मार्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ है, तीसरा नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बिस्मार्क ने भी जर्मनी में एकीकरण का काम किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में एकीकरण का काम किया था, इसी कारण से। आगे बढ़िए। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तबला, बांसुरी, सरोद, सितार, ये आपके हैं ऑप्शन। तो 17 नंबर प्रश्न के बारे में कहता है कि अली अकबर खान मैहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वे सरोद बजाने की अपनी निपुणता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक कलाकार सितार उस्ताद रवि शंकर के साथ और शिक्षक के रूप में
पाश्चात्य जगत में भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो 17 नंबर जो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा सरोद। तीसरा नंबर ऑप्शन। क्या बजाते थे वो? तो सरोद बजाने के वो बहुत ही शौकीन थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न होगा अपना। कहता है क्या कि रामायण किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, ऐसा बताना है आपको। व्यास है, विश्वामित्र हैं, वाल्मीकि हैं या वशिष्ठ हैं। तो 18 नंबर प्रश्न के बारे में कहता है क्या कि रामायण को मूलतः प्राचीन भारत के मुनि, जिसको ऋषि भी आप बोलते हैं, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में लगभग 96,000 छंद हैं और इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। रामायण की कहानी राजकुमार राम से संबंधित है, जिन्हें अयोध्या के अपने राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, या निर्वासित कर दिया जाता था तो नहीं होगा, कर दिया गया था कुछ समय के लिए। आगे बढ़ेंगे तो अच्छा, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, रामायण के लेखक के बारे में पूछा है ना, तो तीसरा नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप तो जानते ही होंगे ना, नाम तो सुना ही होगा इनका ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, अध्यापक दिवस मतलब ये जो अध्यापक है, ये अध्यापक दिवस मतलब क्या कह रहा है पता है? अध्यापक दिवस मतलब क्या? तो मैं आपको बताता हूँ कि भारत में अध्यापकों द्वारा समाज में किए गए योगदान को याद करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए 5 सितंबर को अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को महान अध्यापक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। वह शिक्षा के प्रति निष्ठावान थे। वह एक प्रसिद्ध राजनयिक विद्वान और भारत के राष्ट्रपति एवं सबसे बढ़कर एक अध्यापक थे। तो 5 सितंबर को आप याद रखेंगे, ये 4 नंबर ऑप्शन 5 सितंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अध्यापक यानी कि शिक्षक, तो शिक्षक दिवस के बारे में पूछ रहा था आपसे, तो चलिए ये जो 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 20 नंबर प्रश्न पर अब चलिए। कहता है क्या कि सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। स्टेपेज, वेल्ड, प्रेयरी, पंपास। सामूहिक खेती कहाँ के यहाँ के घास स्थानों में की जाती है, कहाँ? तो मैं बता दूं कि सामूहिक खेती स्टेपेज घास के मैदान में की जाती है। स्टेपेज को शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ गेहूं की खेती प्रमुखता से की जाती है। इसका विस्तार एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा अर्जेंटीना में है। तो स्टेपेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सामूहिक खेती कहाँ की जाती है? स्टेपेज घास के मैदान में। ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ना कि आपका हो जाएगा वेल्ड, पंपास और प्रेयरी। ठीक है, आगे बढ़े। बोस्टन टी पार्टी, अब ये बताना है आपको कि बोस्टन टी पार्टी क्या है। ये 9th क्लास में पढ़ना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। 9th में भी पढ़ना है आपको, 8th क्लास में भी पढ़ना है। NCERT बुक में है बोस्टन टी पार्टी। ये कोई टी पार्टी नहीं थी, केवल नाम दे दिया गया टी पार्टी, था ये कुछ और ही। चलिए, जब तक आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं होगा आप समझ नहीं पाइएगा। चलिए, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लीजिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि बोस्टन टी पार्टी थी क्या। मोटे तौर पर बताना चाहूँगा, क्योंकि डिटेल से तो आप पढ़ नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि छोटे तौर पर बता के आपको हमको यहाँ से आगे बढ़ना है। आगे भी कई सारे प्रश्न हैं, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। औपनिवेशिकों को शांत करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनशेंड द्वारा लगाए गए सभी कर, चाय के कर छोड़कर हटा दिए थे। कुछ औपनिवेशिकों ने इसका विरोध भी किया था। अतः जब 16 दिसंबर 1773 को चाय से लदा जहाज बोस्टन बंदरगाह पर आकर लगा, तो कुछ औपनिवेशिकों ने रेड इंडियन के वेश में
340 पेटी चाय समुद्र में फेंक दी थी और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। समझ गए? अब मोटे तौर पर यही समझिएगा, चाय का पियक्कड़ कोई पार्टी नहीं चल रहा था चाय का कि उसको बोस्टन टी पार्टी नाम दे दिया गया था। बोस्टन नाम का एक जगह था, बंदरगाह आप कह सकते हैं, और वहाँ पर चाय से लदा हुआ एक कंटेनर आके लगा था, यानी कि जहाज। ये 1773 की घटना है, 16 दिसंबर। और वहीं पे रेड इंडियन के वेश में आके कुछ जो लोग थे 340 पेटी चाय को समुद्र में फेंक दिए थे और इसी घटना को बोस्टन की टी पार्टी कहा जाता है। तो एक वार्षिक सामाजिक कार्य है क्या यह? नहीं है ना। चाय पत्तियों की फसल का समारोह है यह? नहीं है ना। बोस्टन के चाय पियक्कड़ों के विरुद्ध विद्रोह है यह? क्या है? या चाय कर के विरुद्ध विरोध था? क्या था यह? आपको क्या लगता है? तो चाय पर जो लगा कर ना, उसी के विरोध में ना ऐसा किया रेड इंडियन के भेष में आके लोगों ने। तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, है ना। तो आप बताइए। मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में थे ही, इनका योगदान था। चंपारण सत्याग्रह में भी थे, असहयोग आंदोलन में भी थे, लेकिन बारदोली सत्याग्रह में इनका कोई हाथ नहीं था। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 1928 ईस्वी में कपास के मूल्य में गिरावट आने के बावजूद सरकार ने राजस्व बढ़ोतरी की घोषणा की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह आरंभ हुआ था। इस आंदोलन में पारसी महिला मीलूबेन पेटिट, मणिबेन पटेल, शारदाबेन शाह आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन बने थे? आपके बने थे ये क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़िए, चलिए 23 नंबर प्रश्न कहता क्या है? 23 नंबर प्रश्न भाई देख लेते हैं थोड़ा सा। 23 नंबर प्रश्न कहता है आपसे कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं? तो यूपीएससी एक काफ़ी फेमस एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो इनके सदस्य 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु होने तक पदासीन रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, ये 4 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष तक या 65 वर्ष होने तक, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु होने तक जो भी पहले हो जाए वो उतने समय तक रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है ये है क्या? देखिए, कहता है कि IRDP किसके दौरान आरंभ की गई थी? IRDP, तीसरे पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। IRDP 24 नंबर प्रश्न है। तो IRDP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना था। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हम देखेंगे। वेदांगों की संख्या आपसे पूछ रहा है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो क्या 11 है, 6 है, 4 है या 5 है? ये आपको बताने हैं। तो वेदांगों की जो संख्या है मैं आपको बता दूं
कि वेदों की ऋचाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों को समझने में वेदांग काफ़ी सहायक हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो वेदांगों की जो रचना है वो वेदों को समझने के लिए की गई थी। अच्छा, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या भैया याद रखिएगा 4 है ना, और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। भूलेखी द्वारा, अब आराम से समझें इस प्रश्न को। कहता क्या है कि भूलेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? आर तरंग, एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग, किसको रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप लेखी के द्वारा सबसे पहले पी तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तरंगें सबसे अधिक गति से चलती हैं। इसकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है, ये बात समझिएगा आप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, पी तरंग। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया था? पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर आपको बताना है कि प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना कहाँ पाया गया था। क्या सिंधु था, क्या मेसोपोटामिया था, क्या चीन था, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं था? उपयुक्त में से कोई भी नहीं था। क्या था इनमें से बताइए, नहीं तो जादू हो जाएगा। चलिए खैर, मैं आपको बता दूं कि सीसा एक एमॉर्फस पदार्थ है। पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार 3 ईसा पूर्व इसका प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने किया था। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न हम अब देखेंगे संविधान के बारे में। ये प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से किस देश में बोली जाती है? देश के किस भाग में बोली जाती है, सॉरी। हाँ, तो क्या यह उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है, या राजस्थान में बोली जाती है? किस में बोली जाती है आपको बताना है। आप सोचिए, थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमें भी, तो मैं बताता हूँ। चलिए छोड़िए। वर्ष 2013 की बात है। संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई एक भाषा जिसका नाम था मैथिली, और यह बृहद रूप से नेपाल और उत्तर बिहार में बोली जाती है। इस भाषा क्षेत्र को मिथिलांचल भी कहा जाता है। तो मिथिलांचल के नाम से भी आप इसको कह सकते हैं। यानी कि यह कहाँ बोली जाती है? तो बिहार और नेपाल में। तो नेपाल आपका तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा, बिहार में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर कहता है कि बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? क्या वह 302 है या कोई और है? बताइएगा आप, क्या वह 302 है या कोई और है? क्या 302 है, क्या 307 है, क्या 376 है, क्या 144 है? क्या है आपको बताने हैं। आप बताइए, 302 है, 307 है, 144 है या 376 है? क्या है? तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं ही बता देता हूँ। तो बलात्कार के अभियुक्त के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित इनको किया जाता है। धारा 376 ऑप्शन नंबर 4, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है?
कॉस्ट चेक, ब्लैंक चेक, बियरर चेक या स्पीड चेक। इसमें से आपको बताना है चेक कौन नहीं है। तो चेक 14 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। जैसे ऑर्डर चेक, बियरर चेक, ब्लैक चेक, काउंटर चेक, स्टेल चेक, क्रॉस्ड चेक, मुटिलेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ओपन चेक इत्यादि। वह चेक जो धारक को देय होता है, चाहे वह जो कोई भी हो, उसे बियरर चेक कहते हैं। वह चेक जिस पर आदेशक अपने हस्ताक्षर करता है और अन्य सभी कॉलम को ब्लैंक छोड़ देता है, उसे ब्लैंक चेक कहते हैं। क्रॉस चेक वह होता है जिसमें इसके सम्मुख दो छोटी समांतर लाइनें खींची होती हैं, वो होता है कौन सा चेक? क्रॉस चेक। तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि स्पीड चेक ऐसा कुछ है ही नहीं, ये चेक का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए बिहार का राष्ट्रीय पक्षी बता दीजिए भैया, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी बता दीजिए। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, उसको इंग्लिश में स्पैरो कहा जाता है। चलिए बिहार का राष्ट्रीय जो पक्षी है ना, वो स्पैरो यानी कि गौरैया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरैया दिवस भी मनाया जाता है इनकी याद में, है ना, याद में सॉरी, इनके इसके लिए मनाया जाता है, याद में नहीं, ख़त्म नहीं हो गए हैं, लेकिन हाँ ख़त्म होने के कगार पर हैं। गौरैया अब रेड डाटा बुक में भी एंटर कर चुके हैं। आइए अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, या असम है, या उड़ीसा है, ये आपको बताने हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक के चामराजनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। यह एक समय मैसूर राज्य के महाराजा के लिए निजी आरक्षित आखेट स्थल था, लेकिन अब यह बांदीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हो चुका है। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो दूसरा नंबर ऑप्शन कर्नाटक हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न कहता है कि नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है? माने हो गया ना, अब तो तेलंगाना बन ही गया, ठीक है। तो नवगठित राज्य है तेलंगाना, इसका अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ था? मैं आपको बता दूं कि नवगठित राज्य जो तेलंगाना है, इसका अस्तित्व आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से होने को है। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद रखी गई है, लेकिन अब तो खैर बदल गया है, ठीक है। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती कर दी गई है और तेलंगाना को तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश का राजधानी अब अमरावती हो गया है, याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? क्या वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है? क्या वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है? क्या वो व्यास के नदी के तट पर स्थित है, या रावी नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताने हैं। तो मैं बता दूं कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के विशाल राजधानी शहरों के अवशेषों को दिया गया नाम है। हड़प्पा पाकिस्तान के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है जो मध्यवर्ती पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु सभ्यता की पराकाष्ठा पर यह दक्षिण एशिया में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले हजारों नगरों और शहरों के लिए मुट्ठी भर केंद्रीय स्थलों में से एक था यह। और बताया गया इसके बारे में कि भाई जो हड़प्पा है सबसे पुराने स्थलों में से एक है। तो इस प्रश्न का इस अनुसार जो सही ऑप्शन हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। मतलब हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न 35 नंबर देखते हैं। कहता है क्या कि किसी भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राज्यसात करने का कानून प्राप्त किया है, वैसा कौन है? तो किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राज्यसात करने का कानून बनाया है? तो बिहार राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति संपत्ति के राज्यसात करने का कानून पारित कर लिया है। यानी 35 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है ना वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर प्रश्न होगा। कहता है निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? क्या वह विश्व शांति स्तूप है, या मलिक बयां का मकबरा है, या मनियार मठ है, या रेणु वन है? कौन है? तो मैं बता दूं कि राजगीर में स्थित अन्य दार्शनिक स्थल हैं। जीविका भ्रमण है, सोन भंडार गुफाएं हैं, गर्म पानी का कुंड है, पिप्पल नामक पत्थर का महल, या पहरा देने का भवन जिसको मचान कहते हैं, एवं सप्तपर्णी गुफा है। यहाँ पर मलिक बयां खान का मकबरा स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िए 37 नंबर प्रश्न पर चलिए। कहता है क्या कि किसी देश का विकास सामान्यतया निर्धारित किया जा सकता है किसके आधार पर? किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जाता है किसके आधार पर? क्या निर्धारित किया जा सकता है उसकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, उसके औसत साक्षरता के स्तर पर, उनके लोगों के स्वास्थ्य के स्तर पर, या उपयुक्त में से सभी? कौन होगा सही जवाब? तो किसी देश का विकास या सामान्यतः उनके प्रति व्यक्ति आय या औसत साक्षरता, स्वास्थ्य स्तर आदि सभी से निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 38 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा किया गया है, तो मैं भी इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आइए देखते हैं। हाँ, अभी भी पूरा ये तो नहीं हुआ है और छोटा हो जाए शायद। हाँ, आ गया, एक पेज में आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो 38 नंबर प्रश्न के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। 38 नंबर प्रश्न जो हमारा है, कहता क्या है कि अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र यानी कि सुंदरवन को प्रभावित किया था। पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो नीचे दिए गए कोड के उपयोग करके आपको सही भरने हैं, यानी कि बताना है कि दोनों में से क्या था सही बात अम्फान चक्रवात के संदर्भ में। तो 38 नंबर प्रश्न के बारे में मैं बता दूं आपको कि चक्रवात एक बड़े पैमाने का वायु राशि है जो कम वायुमंडलीय दाब के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। यह तेज हवाओं, गरज और भारी वर्षा की विशेषता है। तो इसमें और बता दूं कि सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फान एक घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में और बांग्लादेश में व्यापक नुकसान पहुंचाया था। यह 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन के बाद से गंगा डेल्टा से टकराने वाला सबसे मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इस तूफान में पश्चिम बंगाल के 3 जिले, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे आपके, क्योंकि जो बात इसमें लिखा हुआ है सभी बात सही थे। 39 नंबर प्रश्न, आइए बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि
क्या कहता है कि अर्धरोजगारी समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जाता है या जा सकता है जब लोग कार्य करना नहीं चाहेंगे, सुस्त ढंग से कार्य करेंगे, उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है, उन्हें उसके कार्य का भुगतान नहीं मिलता है। क्या बात सही है इसके बारे में? तो मैं बता दूं कि अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है क्योंकि इसमें लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं। तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम 40 नंबर प्रश्न पर, मालगुडी डेज। ठीक है ना, ये एक मूवी भी बना था इस पर ना, यहाँ पर तो बुक के बारे में जिक्र है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि मालगुडी डेज एक मूवी भी आई थी। तो मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है, ऐसा आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, विजय तेंदुलकर, आर के नारायण, दीपक चोपड़ा। बताइए भाई क्या है? तो मालगुडी डेज के बारे में बता दूं कि आर के नारायण की श्रेष्ठ कृति है यह। इनकी कृति पर आधारित एक भारतीय टेलीविज़न धारावाहिक का प्रसारण 1984 में दिल्ली दूरदर्शन द्वारा किया गया था। यह दक्षिण भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुडी की कहानियों की श्रृंखला पर आधारित थी। तो आर के नारायण जी के द्वारा यह लिखा गया था, पुस्तक है यह एक आर के नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून, हरहा घाटी नामक पहाड़ी स्थित है। और जबकि दक्षिण गंगा के बारे में मैं बता दूं कि दक्षिण गंगा के मैदान के दक्षिण में पिरपाटी या पिरटारी, प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, बराकर, राजगीर, झिड़ियक, खड़गपुर, जमालपुर आदि पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब पहला नंबर ऑप्शन सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ेंगे 42 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? तो मानव विकास सूचकांक मार्च 2013 में जारी किया गया। इसके अनुसार बांग्लादेश का सूचकांक 169, नेपाल 180, श्रीलंका 92, पाकिस्तान 146 और भारत का 136 है। तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन श्रीलंका। आगे बढ़ेंगे, अगला श्रीलंका, लंका की ओर हनुमान की छलांग, है ना, किसके सुंदरकांड की शुरुआत है? तो 43 नंबर प्रश्न, सुंदरकांड रामायण का सबसे सुंदर अध्याय है। यह रामायण में हनुमान की भूमिका पर आधारित है। सुंदरकांड बताता है कि किस प्रकार हनुमान ने देवी सीता का पता लगाया और लंका में दैत्य राजा रावण के पूरे महल को जला दिया, ऐसा इसमें बताया गया। तो 43 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन रामायण। आगे 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो अमेरिका है, आयरिश है, ऑस्ट्रेलियन है, ब्रिटिश है। 44 नंबर प्रश्न का जो जवाब है वो सुन लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड यानी कि आयरिश के संविधान से मिली है। यानी 44 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य बताइए। तात्पर्य आपको बताना है यानी कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है,
राज्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के बराबर उठाने हेतु तो निधि प्रदान करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से आपको सही ऑप्शन चुनने हैं। तो 44 नंबर प्रश्न के बारे में है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड यानी कि आयरिश के संविधान से ली गई है। ये आपका 44 नंबर प्रश्न का जो डिस्कशन था ये था। मैं 45 नंबर बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान के भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष के लिए परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य आपको बताना है। तो भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यहाँ पर हर धर्म समान भाव से देखा जाएगा, ऐसा इस संविधान का कथन है। तो इस अनुसार 45 नंबर प्रश्न का पहला नंबर जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार राज्य क्या है? बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे वह कौन है? सतीश प्रसाद सिंह, रामसुंदर दास, दारोगा प्रसाद राय या चंद्रशेखर सिंह। भैया 46 नंबर प्रश्न के बारे में है कि बिहार का सबसे कम उम्र का जो मुख्यमंत्री, कम उम्र के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह ने, ठीक है ना, कम उम्र सबसे कम अवधि तक पूछा गया है। लेकिन सुन लीजिए आराम से, मैं आपको सब बता दूंगा कि बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह थे। इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968। देखिए, कम उम्र नहीं, कम समय के लिए, ठीक है ना, कम अवधि के लिए वह रहे थे, कम उम्र नहीं। यहाँ पे कम अवधि आप सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो बिहार के सबसे कम अवधि के लिए रहे मुख्यमंत्री जिनका नाम था सतीश प्रसाद सिंह, और इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहा। बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले अब तो भाई आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उस समय के थे, लेकिन अब तो आपका नीतीश कुमार हो ही गए हैं सबसे लंबे समय तक रहने वाले। लेकिन पता नहीं है कि लंबे समय तक ये रहे हैं, कई बार बन तो चुके हैं, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक नहीं होंगे शायद, क्योंकि इनसे पहले भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ना 1946 से 61 तक रह चुके हैं। करीब ये हो जाएगा आपका 15 या 16 साल के आसपास। हाँ, तो नीतीश कुमार भी तो इनसे कम नहीं है। चलिए, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो 46 का पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के आदंतपुरी, जिसको आप बिहार शरीफ कहते हैं, महाबिहार नष्ट कब हुआ था? तो 47 नंबर प्रश्न के बारे में मैं बता दूं आपको कि प्राचीन काल में बिहार विश्व प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। यहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला, आदंतपुरी महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने अपने काल में करवाई थी। विक्रमशिला और ओदंतपुरी की स्थापना पाल शासक ने कराई थी। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी ने इस शिक्षण संस्थान को नष्ट कर दिया था। तो 47 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है कि इसको नष्ट कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी किया था। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है? क्या वो संयुक्त राष्ट्र है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है या विश्व बैंक समूह है? तो मैं बता दूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एक सूचकांक है जिसका निर्माण विश्व बैंक समूह के सदस्य साइमन डैनकोब द्वारा किया गया था। इसे वार्षिक स्तर पर प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 10 संकेतकों के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। 10 संकेतक हैं: व्यवसाय आरंभ करना, निर्माण की अनुमति देते हुए व्यवहार करना, विद्युत की प्राप्ति, संपत्ति का पंजीकरण, ऋण लेना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, करों की अदायगी, सीमा पार व्यापार, अनुबंध प्रवर्तन और दिवालियापन का समाधान।
इनमें से प्रत्येक संकेतक का महत्व समान होता है। तो इस प्रकार 48 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा वो चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, यानी कि विश्व बैंक के एक समूह के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रकाशित किया जाता है तैयार करके। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो आपके सोन महानदी है, दामोदर हुगली है, गोदावरी कृष्णा है, नर्मदा ताप्ती है, इन्हीं में से कोई एक होगा, आपको बताने हैं। तो 49 नंबर प्रश्न के बारे में बता दूं कि आंध्र प्रदेश में पट्टी सीमा उत्थापन सिंचाई योजना की औपचारिक शुरुआत होने के साथ ही कृष्णा गोदावरी नदियां सितंबर 2015 में भारत में एक दूसरे से जुड़ी नदियों का पहला युग्म बन गई। इस परियोजना के अंतर्गत बाढ़ के पानी को गोदावरी नदी से निकालकर इसे पंप के द्वारा पोलवरम दाई नहर में भरा जाता है, जिससे बाद में विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन गोदावरी और कृष्णा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अब कहता है कि बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला बताना है आपको। तो 50 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक NH यानी कि नेशनल हाईवे लंबाई वाला जिला पटना है, जो कि 395 किलोमीटर है। उसके बाद मुजफ्फरपुर 229 किलोमीटर, मधुबनी 208 किलोमीटर है। और सर्वाधिक हमसे पूछा था तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही जवाब, पटना। आगे बढ़ेंगे। अब हमसे विज्ञान का सवाल हल करना है, बनाने हैं आपको विज्ञान के प्रश्न अब आपको मिलेंगे। तो विज्ञान का पहला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है। तो सबसे हल्की गैस के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मैं बता दूं कि वर्तमान में हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है, जिसका पारमाणविक भार 1.00794 म्यू है। यह वायु से 14 गुना कम घनी गैस है, जो वायु के उत्थान यानी कि लिफ्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है। तो सबसे हल्की गैस के बारे में बोला गया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 52 नंबर, कहता है कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश क्या होता है, छितरा जाएगा, उसी रूप में पार कर जाएगा, अवशोषित हो जाएगा या परावर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 52 नंबर प्रश्न, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाता है तब प्रकाश विकिरणित हो जाता है, यानी 52 का हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, यानी कि छितरा जाता है। आगे 53 कहता है कि अधिक जैविक क्षति किससे होती है। तो अधिक जैविक क्षति किससे होती है, एक्सरे किरण से होती है, गामा से होती है, बीटा से होती है, अल्फा से होती है, किससे होती है। तो एक्सरे किरण से होगी या किससे होगी यही बताना है। तो सबसे ज़्यादा जैविक क्षति के बारे में पूछ रहा है 53 नंबर प्रश्न। तो गामा किरणों की आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होती है, यह आयनाइजिंग विकिरण है, अतः इसे जैविक क्षति होती है, याद रखिएगा। तो 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब दूसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िए 54 चलिए, 54 नंबर प्रश्न देखिए और समझिए। कहता कहा है कि संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या है, क्या है बताइए। परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है या समग्र आंतरिक परावर्तन है, क्या है। 54 नंबर, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन
हो जाता है। तो इस प्रकार से 54 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा समग्र आंतरिक परावर्तन, यानी 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िए, 55 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। 55 नंबर प्रश्न, तो वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए, ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसमें प्रतिबिंब अत्यंत ही छोटा बनता है, अतः बहुत विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। तो 55 का यही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, और यही कारण हो जाएगा ना कि इसका उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, है ना, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, है ना। आगे, निम्नलिखित में से देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण। अभी आपको यही बताने हैं। तो एक्स किरण 10 नैनोमीटर से कम, गामा किरण 0.005 से लेकर 0.1 नैनोमीटर, अल्फा किरण 125 नैनोमीटर। तो भाई सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला कौन हो गया? 3 नंबर, यानी कि गामा किरण। कितना है बताइए? 0.0005 से लेकर 0.1 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्घ्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन हो गया। आगे कहता है कि दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। तो आपको बता दूं कि रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या प्रतिरूप के हटने के कुछ क्षण बाद तक रहती है, जिसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्रों को एक क्रम में तैयार किया जाए और उन्हें एक द्रुत क्रम में देखा जाए तो आंखें चित्रों को जोड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं और परिणामतः चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम होता है। इस तथ्य का उपयोग प्रोजेक्टर और टेलीविज़न में किया जाता है। इस अनुसार 57 नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर ऑप्शन यानी कि सिनेमा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 58। क्या कहता है कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व बताइए। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन है? तो यूरेनियम, यानी जिसकी आणविक संख्या 92, आणविक भार 238.0289 प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। वैसे देखा जाए तो सारे तत्वों में उनुनोटियम सबसे अधिक भारी होता है, मगर यह मानव निर्मित है, यानी कि कृत्रिम है। ठीक है ना। तो 58 नंबर प्रश्न का चौथा नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा यूरेनियम, यह सबसे भारी तत्व है। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर। कहता है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बता दीजिए। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाला अधातु ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है या फ्लोरीन है, क्या है, यही आपको बताने हैं। तो 59 नंबर प्रश्न देखिए भैया, बता दूं मैं आपको कि ब्रोमीन हाइलोजन समूह के अंतर्गत आता है। यह एकमात्र अधातु तत्व है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, यानी ब्रोमीन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े 60 नंबर प्रश्न। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन ऊष्मा अंतरण संवहन से अलग है, जिसमें ऊर्जा की गति क्षैतिज अंतरण तक ही सीमित है। इस प्रकार का ऊष्मा अंतरण घनत्व में भिन्नता से संचालित नहीं होता है, बल्कि इसके लिए माध्यम के कणों को विस्थापित करने के लिए बाहरी बल
जैसे वायु या धाराओं की आवश्यकता होती है, चूँकि कण क्षैतिज रूप से उन प्रणालियों में ले जाए जाते हैं जो अधिक गर्म या अधिक ठंडा होते हैं, इस प्रकार ऊष्मा स्थानांतरित होती है। यानी कि 60 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अवशोषण। 60 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन, अवशोषण। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम होती है? तो भेदन क्षमता अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या सभी का भेदन क्षमता समान होता है, ऐसा बताना है आपको किसकी। तो कणों सामग्री के माध्यम से आर पार हो जाने की रेडियोधर्मिता की क्षमता इनकी भेदन क्षमता कहलाती है। कण जितना ही बड़ा होगा उसकी भेदन शक्ति उतनी ही कम होगी। आकार की दृष्टि से अल्फा कण सबसे बड़ा है, जबकि बीटा कण सबसे कण है, छोटा कण है। और गामा किरणों का कोई द्रव्यमान नहीं होता, इस प्रकार गामा किरणों की भेदन शक्ति सर्वाधिक और अल्फा किरण की भेदक शक्ति सबसे कम होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब अब आपको मिल गया होगा कि पहला नंबर ऑप्शन यानी कि अल्फा कण इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि अल्फा कण का भेदन क्षमता सबसे कम होता है। आगे बढ़ेंगे, कहता क्या है कि हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? क्या होता है पॉलीमर भाई? नाइलॉन 66, टेरिलीन, टॉरेंस, बेकेलाइट, इन सभी में से क्या होता है यही आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एपिडिक एसिड के संघनन से नाइलॉन 66 पॉलीमर प्राप्त होता है। नाइलॉन 66 में इन दोनों मोनोमर का संघनन होता है, यानी 62 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइलॉन 66। आगे बढ़ेंगे तो हमारा 63 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कहता है? कहता है कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का आपको चयन करना है। तो गलत कथन कौन है? क्या उनका गलनांक कथनांक निम्न होता है, वे जल में घुलनशील नहीं हैं, वे सहज ज्वलनशील नहीं हैं, उनके मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, क्या है? तो 63 नंबर प्रश्न में मैं बता दूं कि कार्बन की उपस्थिति के कारण विशिष्ट कार्बनिक यौगिक प्रकृति द्वारा दहनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन और फॉस्फोरस पाए जाते हैं। तो 63 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वे हो जाएंगे कि भैया वे सहज ज्वलनशील नहीं होते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 64 नंबर, कहता है कि 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं? मतलब क्या कहते हैं इसको? कहते क्या हैं? तनु एल्कोहल कहते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं या परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं, क्या कहते हैं यही बताना है। तो 64 नंबर प्रश्न के बारे में बता दूं कि अनवरत आशवन के माध्यम से शुद्ध किए गए एल्कोहल को परिशोधित एल्कोहल कहते हैं, जो मुख्यतः उच्च केंद्रित इथेनॉल होता है। इसमें आमतौर पर 95% मात्रा शराब की और 5% पानी की होती है। याद रखेंगे। तो 64 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, यानी कि परिशोधित स्पिरिट। आगे बढ़ेंगे 65 नंबर, कहता है कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाली प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? ठीक है, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से प्रारंभ होने वाले 3 प्रसिद्ध शब्द आपसे पूछ रहे हैं कि कौन होते हैं, आपको बताना है। इन्हीं में से, इन सभी में से आपको बताने हैं कि कौन होते हैं। ठीक है, तो आप बताएं कि कौन होते हैं। मैं बताता हूं आपको कि पर्यावरणीय जागरूकता के क्षेत्र में 3P का अभिप्राय पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन,
क्या पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन से है। ये तीनों अक्षर संबंधित एक दूसरे से हैं, जिसको हम 3P के नाम से भी जानते हैं। इस अनुसार 65 नंबर प्रश्न का जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा 4 नंबर, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे हम 66 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है आपको ये बताना है। क्या पहला जोड़ा सही है, क्या दूसरा जोड़ा सही है, या तीसरा जोड़ा सही है, या चौथा जोड़ा सही है, ऐसा ही तो आपको बताना है। 66 नंबर। तो 66 नंबर प्रश्न के बारे में है कि अपघटक अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो कार्बन पदार्थों का पाचन करके उसका पुनर्चक्रण करते हैं तथा इसे वातावरण में छोड़ देते हैं। इसमें जीवाणु, कवक, कीट इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो 66 नंबर प्रश्न का जो दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सही जवाब, अपघटक, यानी कि अपघटक में बैक्टीरिया आ जाता है। 67 नंबर प्रश्न कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में रखा जाता है। क्या काला डेटा बुक में रखा जाता है, लाल, नीला, हरा, किस प्रकार का डेटा बुक में रखा जाता है ये आपको बताने हैं। तो संकटग्रस्त पादपों की एक सूची जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं, इसी नाम से एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित की जाती है। यह एक वैसी किताब है जिसमें विलुप्त प्राय या विलुप्तित के खतरे में पड़े जीव जंतुओं व पक्षियों की फोटो व ब्यौरा दिया जाता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा इस अनुसार से 67 का दूसरा, यानी कि रेड डाटा बुक होता है, यानी कि वो लाल होता है। लाल किताब कह सकते हैं ना, कैसा डाटा बुक होता है तो किस रंग का होता है, लाल होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, निम्न में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? निम्न में से सबसे बढ़िया कुचालक आपको बताना है। क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आपको यही बताने हैं। वैसे पदार्थ जिनके माध्यम से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है उन्हें इंसुलेटर यानी कि कुचालक कहा जाता है। इंसुलेटर में बहुत अधिक विद्युत प्रतिरोध होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, रबड़, कांच, कागज, प्लास्टिक, मोम विद्युत के इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण विद्युत उत्पन्न नहीं हो सकता है, यानी कि इस प्रकार से 68 का जो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कांच। आगे बढ़ेंगे 69 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? तो निम्न में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? तो हरित पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 69 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मैग्नीशियम यानी कि Mg। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में पूछा है, ये 2010 था। बाघ वर्ष के बारे में पूछ दे कि भारत द्वारा घोषित कब किया गया, 2010 था। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन वर्ष पूछ दे दक्षेश, तो ये 1996 था। अंतर्राष्ट्रीय वयोवृद्ध वर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन की प्रथम शतवार्षिकी पूछ दे तो 1999 था। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल और मरुस्थलीकरण पूछ दे तो वो 2006 था। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो 70 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन यानी कि 2010। 2010 में एक और चीज़ का वर्ष था, बाघ वर्ष भी इस वर्ष को कहा गया था, भारत के द्वारा घोषित किया गया था। ये अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो किस चीज़ में पाया जाता है? क्या वो रक्त में पाया जाता है, चर्म लोम में पाया जाता है, ऊन में पाया जाता है, या अंडों में पाया जाता है? तो अल्फा केराटीन पूछ रहा है आपसे 71 नंबर प्रश्न। तो मैं बता दूं कि अल्फा केराटीन एक रेशा युक्त प्रोटीन है जिसमें अल्फा हेलिसेस की मात्रा अधिक होती है। यह बालों, नाखूनों, खूंटों और सींगों में समाहित प्रोटीनों में से एक है। यह साइटोस्केलेटन में पाया जाने वाला अंतःकोशिकीय केराटिनों के विशाल वर्ग का एक सदस्य भी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन यानी कि ऊन।
क्योंकि रेशेदार वाले में बोला तो रेशा वाला यहाँ तो ऊन ही है भैया। आगे बढ़े 72 नंबर प्रश्न कहता है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाता है? का वह पृथ्वी मंगल है, मंगल बृहस्पति है, बृहस्पति शनि है, अरुण है। अरुण बोले तो यूरेनस। क्या है यह तो आपको बताना है। किसके बारे में पूछा है? क्षुद्र ग्रह के बारे में। 72 नंबर प्रश्न है। मैं बता दूं कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं। यह आपको पता होना चाहिए, मंगल और बृहस्पति। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, मंगल और बृहस्पति। आगे बढ़ेंगे 73 नंबर सवाल कहता क्या है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है कितना? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान बताना है आपको। सूर्य धधकता हुआ गैस का एक बृहद गोला है जिसकी व्यास पृथ्वी से 100 गुना तथा इसके आयतन से 1 लाख गुना अधिक है। सूर्य के धरातल का तापक्रम 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 6,000 डिग्री सेल्सियस तथा केंद्रीय भाग का तापमान 50 यानी कि 5 करोड़ डिग्री का है। अब 5 करोड़ डिग्री का है, याद रखना है अभी भाई। तो अब सुन लीजिए कि 73 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, 6,000 डिग्री सेल्सियस। पृष्ठीय तापमान पूछा था सूर्य का, ठीक है ना, 6,000 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ेंगे। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता पूछा है, क्या थी या क्या है ऐसा? तो प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, चित्र नलिका का आकार पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो मैं बता दूं कि एक टीवी चैनल मुख्यतः भौतिक या आभासी चैनल होता है जिसमें टेलीविज़न स्टेशन या टेलीविज़न नेटवर्क का वितरण होता है। टेलीविज़न सिग्नल प्रेषित करने के लिए चैनल संख्या वास्तविक आवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रेषित संकेतों की आवृत्ति। आगे बढ़ेंगे। अंतिम सवाल है जीके जीएस से, साइंस से। अब इसके बाद सारा मैथ्स है, रीजनिंग है। देखिए, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र DOS कमांड है? तो मैं बता दूं कि व्यवहार में लाया जाने वाला सर्वाधिक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड है जिसको DIR यानी कि एक फोल्डर की सामग्री को सूचीबद्ध करता है, फॉर्मेट दिए गए ड्राइव को फॉर्मेट करता है, टाइप एक फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करता है, ऐसा। तो 75 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, फॉर्मेट, ठीक है ना। निम्न में से डिस्क परिचालन तंत्र को कमांड देने की बात है तो उसको हम फॉर्मेट कहते हैं। तो दोस्तों ठीक है, अब मैंने आपको जीके जीएस करंट के सभी फॉर्मेट 75 सवाल जो थे मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब मैं चाहूँगा कि हर बार की तरह आप मैथ के प्रश्न को स्वयं से हल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं अब आपको सभी प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप इनको रोक के, वीडियो को रोक के आप सभी प्रश्न के हल देखेंगे, बनाएंगे आप, और मुझे कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के हल ज़रूर भेजेंगे। तो अब आप प्रश्न देखिए आराम से, कुछ देर लगेगा, सारा प्रश्न आपको मैं दे दूंगा। करीब करीब 150 प्रश्न हैं इसमें, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 82 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें,
दोस्तों, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है एक नया सा चैनल है, मैं प्रयास करता हूं कि आपके लिए हमेशा एक सेट लेकर आता रहूं जिसमें करीब कम से कम 100 से 150 प्रश्न तो ज़रूर हों। और मैं प्रयास करने वाला हूं आपके लिए डेली कुछ मैथ्स के सॉल्यूशन वाले वीडियो, जिसमें 5 से 10 या 20 प्रश्न होंगे जिसको मैं सॉल्यूशन करके सॉल्व करके आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो यही था। 89 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। काफ़ी आसान से प्रश्न भी तो नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपको इन प्रश्नों को समझना ज़रूरी है। अगर आप प्रश्नों के हल करेंगे रेगुलर तौर पे तो ज़रूर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल हो सकते हैं। अगर आप कभी सेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और ये आपके सेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इन प्रश्नों का हल ज़रूर करें। 100 नंबर प्रश्न कुछ यहाँ है। ठीक है, अब नीचे जितने भी प्रश्न हैं वो आपके मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के प्रश्न हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं, आपको दिख रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द मैथ्स का जो सॉल्यूशन हो वो 10 से 15 मैथ्स उठाऊं आपके लिए, चैप्टर सिलेबस से जुड़ा हुआ या चैप्टर वाइज या कहीं से भी, क्योंकि मैथ एक ऐसा टाइप है, एक ऐसा पोर्शन है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ रीजनिंग बनाने पे फोकस करिए। देखिए आराम से आप बना सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि मतलब बनाने में आपको कठिनाई होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपने कोई भी समस्या या सुझाव के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने प्रश्नों के जवाब के लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम ही जो प्रश्न बना नहीं बना उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें देखिए, और वीडियो को तो लाइक करिए, चूँकि अगर आप वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं, हमें उस लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा नहीं, और मैं आपके लिए फिर वो वीडियो इस प्रकार का बना नहीं पाऊँगा। तो मेरा आपसे इसे आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे कुछ चाह रहा हूं, तो वो है क्या, तो भैया वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग इन वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं कि भैया आप इन प्रश्नों को हल ज़रूर करेंगे। ठीक है, और ज़रूर से ज़रूर करने के बाद हल आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है ना, अगर आप बनाते हैं तो उसका मैं आंसर हमसे आप पूछ लीजिए ना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यही कारण है कि मैं इन प्रश्नों का आंसर शीट आपको नहीं सेंड करता हूं, नहीं तो डायरेक्ट आप ना आंसर देख लोगे और उसके बाद बता दोगे। ठीक है, आप इनको बनाओ, मैं आंसर देने के लिए मैं हूँ ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भैया आप इन प्रश्नों को देखिए, बनाइए, हल करिए, और आप हमें अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।